अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाइव एट 5 में खुशामदीद। मैं हूं शेरदिल खान। प्रोग्राम में शामिल होती हैं अहम खबरें और हासिल करते हैं उन पर तज्जिया। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। मकबूजा वादी में कर्फ्यू का 32वां रोज, लोगों के राबते मुअत्तल, खाने पीने की अशिया और अद्वियात की किल्लत का सामना। मुसलसल जबरी पाबंदियों के बावजूद श्रीनगर और दीगर शहरों में एहतजाज भी किया जा रहा है। आर्मी चीफ से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की और मकबूजा कश्मीर में भारतीय इक़दामात से पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने में ताउन की यकीन दहानी कराई है। बगदाद के ऐवानों में भी मसला कश्मीर की गूंज। एशियाई पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस में भारतीय जाहिरियत बेनकाब करने पर इंडियन वफ्द आग बगोला हो गया। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने मकबूजा कश्मीर के मुतल्लिक ट्विटर अकाउंट्स की मुअत्तली और ट्वीट्स को रोके जाने का मामला ट्विटर इंतजामिया के सामने उठा दिया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का कहना है कि मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट ऑर्डिनेंस से अस्पतालों की निजकारी नहीं की जा रही और तमाम अस्पताल सरकारी अस्पताल ही रहेंगे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के मजीद 2 केसेस सामने आने के बाद रवां साल मुल्क भर में पोलियो केसेस की तादाद 60 हो गई है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खैरात का यानी चैरिटी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो सबसे ज्यादा खैरात देता है और बहुत से इदारे पाकिस्तान में ऐसे हैं जो लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। उसमें से एक इदारा शौकत खानम भी है। इस दिन के हवाले से आज बात करेंगे। बात होगी अंडर-19 एशिया कप की। कोलंबो में आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मैच खेला गया जिसमें अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 85 रन से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तानी टीम 100 रन भी मुकम्मल नहीं कर पाई। ये तो टॉप स्टोरीज थी, आपने जान ली। इनकी तफसील होगी, तज्जिया होगा और शजरकारी के हवाले से एक स्पेशल रिपोर्ट भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगी। नरेंद्र मोदी की हुकूमत है जो कि एक ऐसे खौफनाक नजरिए पे, आइडियोलॉजी पे चल रही है जिसने पहले दुनिया में बड़ी तबाही मचाई है। पाकिस्तान की ये जो कश्मीर पॉलिसी है इसका एक फैसला कुन वक्त आ गया। बड़े बड़े फिरौन आए दुनिया में, लेकिन जो तकब्बर है वो उससे उन्होंने ऐसी गलतियां की कि उनकी तबाही आई। नरेंद्र मोदी ने तारीखी ब्लंडर किया, हिस्टोरिकल ब्लंडर। उन्होंने मौका दे दिया कि कश्मीर के लोगों को अब आजाद होने का। मैं कश्मीर का एम्बेसडर बनूंगा, दुनिया के मीडिया पे उठाऊंगा, सबको बताऊंगा कि कश्मीर में हो क्या रहा है और हमारा मुकाबला किससे हो रहा है। जो इंशाल्लाह बाहर पाकिस्तानी हैं, हमारे जो कश्मीरी हैं, जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो सब उठाएंगे। हम सारे लीगल फोरम जो भी दुनिया में अवेलेबल है उसके अंदर उठाएंगे। ये अगर मसला जंग की तरफ चला गया तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों मुल्कों के पास। ये दुनिया के ऊपर इसके असर जाएंगे। दुनिया आए हमारे साथ या ना आए, पाकिस्तान तो अब हर हद तक जाएगा, हर सतह पे आखिरी सांस तक उनके साथ जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी आज आलमी कम्युनिटी के ऊपर है।
انسانی معاشرہ فرق تب ہوتا ہے جس میں انسانیت ہوتی ہے, رحم ہوتا ہے, قدر ہوتی ہے انسان کی. RSS ہندوستان کو لے کے جا رہی ہے, اس کے اندر کسی کی جگہ نہیں ہے. 27 دنوں سے کرفیو لگایا ہوا ہے کشمیر کے اوپر, 80 لاکھ لوگوں کو بند کیا ہوا ہے. پھر قسم سے جو ہوا ہے وہاں, یہی RSS کی آئیڈیالوجی. کوئی بھی دین اس کی اجازت دیتا ہے. کوئی اور بھی ہوتے تب بھی میں نے اپنی آواز بلند کر دی تھی, کوئی اور سکھ ہوتے تب میں نے آواز بلند کر دی. یہ تو ہٹلر کو آئیڈیالائز کرتے تھے ریشل پیورٹی میں. آپ کو بھی سب کو اس آئیڈیالوجی کے خلاف آواز اٹھانی ہے. ہم دو نیوکلیر عام ملک ہیں, اگر یہ آگے ٹینشن بڑھتی ہے دنیا کو خطرہ ہے. آپ کے لیے صرف یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری طرف سے کبھی بھی کوئی کسی طرف پہل نہیں ہوگی. یہ ایک ہمارے لیے مسلمان کے لیے جب ہم سوچتے ہیں کہ کرتارپور آپ کا مدینہ ہے اور ننکانہ صاحب آپ کا مکہ ہے, تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی انشاءاللہ یہ جو 550 سالگرہ گرو کی, یہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کے ہم پوری طرح سیلیبریٹ کریں. بہت بہت شکریہ. کا جو بار ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. ایک چمکتا ہوا اور ایک نیا پاکستان نمودار ہو سکتا ہے, وہ ان ساری چیزوں کی عکاسی کرے گا جس کی بنیاد پر لوگ امید لگاتے ہیں. اس قوم میں اتنی طاقت ہے اور اتنا انلائٹنمنٹ ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو ڈالیں گے. ہمارے ویورز کو بتائیں گے کہ اب پاک امریکہ تعلقات کس نہج پہ؟ میں ویسٹرن مائنڈ کو ان سب سے بہتر سمجھتا ہوں. وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ہمارا کام ہے اپنے انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہو. میں نے فیکٹس پریزنٹ کیے ہیں کہ کس ملک نے اتنی قربانیاں دی ہیں آپ کے لیے جتنی پاکستانی, اور آپ ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں. اگر افغانستان کے حالات بہتر ہوتے ہیں پاکستان بینیفیشری ہے اس کا. کیا وجہ بنی کہ نواز شریف صاحب کے جو ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب وہ وزیر اعظم ہوتے ہیں تو اداروں کے درمیان ایک ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے؟ یہ بات اتنی ہے کہ جو ہمارا اوریجنل بیانیہ ہے ملک آئین کے مطابق ہے. کیا وجہ ہے کہ جتنی بھی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکسز آتے ہیں اس میں سندھ پیچھے ہے پنجاب سے خیبر پختونخوا. یہ پہلی بار ہے جب ایک سندھ پروونشل حکومت انڈیکیٹرز پر کام کر رہی ہے, اور یہ ایک لمبا سفر ہوگا اور سپورٹ کے بغیر اور ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے بغیر ہم اس چیز پر مسائل حل نہیں کر. Your perspective about Pakistan and what would be your memories about our country? I am very pleased because I see a very promising future for this country. I see a lot of commitment. I see passion to transform the country. تبدیلی آسان نہیں, ایک جدوجہد, نہ رکنے والی مسلسل کوشش. تبدیلی ایک سفر ہے نئے پاکستان کی جانب. منزل کو پانے کے لیے ضروری ہے انتھک محنت. کتنا بدلا ہے, کتنا بدلے گا, کیسے بنے گا نیا پاکستان, حالات سے باخبر رہنے کے لیے جاننا ضروری ہے تازہ ترین صورتحال. دیکھیے پروگرام صورتحال صرف PTV نیوز پر. بریک کے بعد خوش آمدید. سب سے پہلے بات کریں گے مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے. دوسرے مہینے میں یہ کرفیو, یہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے. آج 32واں روز ہے مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کرفیو نافذ ہے. وہاں پر جو کشمیری ہیں وہ گھروں میں محصور ہیں.
نہ ان کے پاس کھانے کو اب کھانا بچا ہے، نہ پانی ہے، ادویات نہیں ہے، اور اس حوالے سے ابھی تک ہمیں پوری دنیا کی جانب سے خاموشی نظر آتی ہے. کوئی عملی طور پر قدم اس لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کے لیے اٹھایا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے کسی بھی ادارے کی جانب سے. اسی پر ہم بات کریں گے، ساتھ ہی ساتھ کچھ اس سے اور بھی جڑی انفارمیشن ہے جو ہم آپ سے شیئر کریں گے. عبدالرافع رسول صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. عبدالرافع صاحب بہت شکریہ. آج 32واں روز ہے اور مسلسل وہی کیفیت ہے جو 5 اگست کو تھی اور مزید خراب ہوتی جا رہی ہے صورتحال. کیا اطلاعات آ رہی ہیں وادی سے جو ہم دیکھ رہے ہیں گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں اور ایک طالب علم کو شہید کرنے کی خبر بھی آ رہی ہے، تفصیل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاگرد صاحب، جیسا کہ آپ فرما رہے تھے، 1 مہینے سے زیادہ عرصہ بیت رہا ہے جبکہ لاک ڈاؤن اور شدید کرفیو بدستور جاری ہے. اس دوران جو ہمارے پاس رپورٹس ہیں ان رپورٹس کے مطابق تقریباً 15,000 نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے یا 15,000 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جس میں بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے، اور انہیں مختلف اذیت خانوں اور انہیں مختلف کارکردگیوں سے گزارا جا رہا ہے. تو یہ تو ہوئی بات کہ وہاں جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور جو سری نگر اور پوری وادی کی جو اندرون صورتحال ہے شہزاد صاحب، وہ یہ ہے کہ غذائی قلت پیدا ہو چکی ہے، ادویات کی قلت پیدا ہو چکی ہے، اور ہر لحاظ سے وہاں بہت مصائب کا سامنا ہے عوام الناس کو. اگر بھارت کہتا ہے کہ وہاں نارمل سی ہو رہی ہے، اگر نارمل سی یہی ہے کہ لوگوں کو بند کیا جائے، ان کی غذا ان سے چھین لی جائے، انہیں ادویات فراہم نہ کی جائے، ان کی ٹرانسپورٹ سڑکوں پر غائب کی جائے، ان کے سکول بند کیے جائے، انہیں آب و پانی اور آبدانہ بند کیا جائے، اگر یہی نارمل سی ہے تو بھارت کا دعویٰ صحیح ہے، سچ ہے. لیکن جو بیرونی ممالک کے چینل اور میڈیا جو وہاں ہے، انٹرنیشنل میڈیا، جو تصویر وہ پیش کر رہا ہے، اصل صورتحال مقبوضہ کشمیر کی وہی ہے جو بالکل، اور وہ بھی بہت ایک نامکمل تصویر ہے، وہ بھی مکمل تصویر نہیں ہے جو اس وقت وہاں پر ہو رہا ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا جو احتجاج ہو رہا ہے اس لاک ڈاؤن کے باوجود، اس کرفیو کے باوجود، بہت سی جگہوں پر جو کشمیری نوجوان ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی اطلاعات آ رہی ہیں کہ گھروں میں داخل ہو کر چار دیواری کا تقدس پامال کر کے گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں اور گمشدگیاں بھی ہو رہی ہیں، شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن وہ تصویر سامنے نہیں آ رہی. جو احتجاج ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ شہزاد صاحب، بھارت کا اقدام جو ہے وہ کسی بھی طور پر اسلامیہ کشمیر کو قابل قبول نہیں ہے. اس وجہ سے وہاں ہڑتالیں کیا، وہاں جھڑپیں کیا، وہاں وہ ساری سرزمین خون سے رنگین ہو جائے گی، خون مسلم سے رنگین ہو جائے گی. یہ کرفیو اور یہ لاک ڈاؤن اسی بات کا غماز اور عکاس ہے کہ اندرون کچھ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اور اندرون پتہ نہیں کس قسم کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. معمولی جھڑپیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں دکھائی جا رہی ہے، اصل صورتحال اس سے کہیں زیادہ خوفناک اور اس سے کہیں زیادہ مشکل نظر آ رہی ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بہت شکریہ عبدالرافع رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مقبوضہ وادی کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. اور ایک اور عام خبر کہ جو سعودی عرب کے وزیر خارجہ ہیں اور متحدہ عرب امارات کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں. کل وہ پاکستان تشریف لائے تھے. کل ان کی ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم پاکستان سے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے. آج آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے اور مقبوضہ جموں کشمیر کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی دونوں ملکوں کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں وہ ایک مختلف نوعیت کے ہیں، ایک ایسی نوعیت کے ہیں جو
जो आम तौर पर हम देखते हैं कि इस पूरे रीजन में अगर डेवलपमेंट की बात की जाए, सिक्योरिटी की बात की जाए, तो उसमें कोलैबोरेशन है इन मुल्कों का, यानी कि सऊदी अरब का, यूएई और पाकिस्तान का, उसको मजीद एनहांस करने पर बात हो रही है। और इस रीजन में प्रॉस्पेरिटी की जब बात की जाती है, खुशहाली की बात की जाती है, तो वो तभी मुमकिन है कि जब यहाँ से तमाम तस्वीयत अल मसाइल हैं जो हल किए जाएं। उसमें एक सबसे बड़ा मसला मकबूजा जम्मू कश्मीर का है, और वो मसला जब तक हल नहीं होता बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। और इस वक्त जो वहाँ पर सूरत हाल है वो एक इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है, और इसका हल होना बेहद ज़रूरी है। और तमाम तर इस रीजन की बड़ी ताकतें हों, दीगर ममालिक हों, उनको अपना रोल प्ले करना होगा। और पाकिस्तान ये वाजे कर रहा है पूरी दुनिया के लिए कि ये मसला हल करना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ममालिक ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, और इस सिचुएशन को मज़ीद ख़राब ना होने दिया जाए, कि ऐसा ना हो कि इस खित्ते में तबाही हो, और ना सिर्फ इस खित्ते में तबाही होगी, ऐसी सूरत हाल में ये जो आग है वो मजीद फैलेगी और पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लेगी। तो पाकिस्तान ये चाहता है कि एज सुन एज पॉसिबल ये चीजें जो है वो ठीक की जाए, खासतौर पर वहाँ जो इस वक्त कर्फ्यू नाफिज है, जो लॉकडाउन की कैफियत है, उसको खत्म होना है और आज़ादी की तरफ आगे बढ़ना है, चीजों को नॉर्मल करने की तरफ आगे बढ़ना है। जिस तरह अब्दुल राफिक रसूल साहब कह रहे थे कि जो दावा भारत की जानिब से किया जा रहा है ये झूठा है, लग़्व है कि वहां पर चीजें नॉर्मल हो रही हैं, नॉर्मल नहीं हो रही, मजीद खराब हो रही हैं। और ये बात जानती है भारत की जो मोदी की एडमिनिस्ट्रेशन है कि सूरत हाल उनकी कंट्रोल से बाहर जा रही है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात तीन अहम ममालिक हैं। इन तीनों की कोलैबोरेशन बेहद जरूरी है। इन तीनों का मिल बैठकर इस मसले को हल करने के लिए हिकमत अमली तरतीब देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जब मुलाकात हुई है और इस बात को डिस्कस किया गया कि कश्मीर का मसला हल होना जरूरी है, और ताउन की यकीन दहानी भी कराई गई है पाकिस्तान को कि ये ताउन होगा और ताउन होना जरूरी है। इन ममालिक को अब रोल प्ले करना होगा इस मसले के हल के लिए। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो इस समय कुछ और खबरें हैं उनको बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से बात हो रही है। पाकिस्तान की कोशिश के हर फोरम पे इस मसले को उठाया जाए। एशियाई पार्लियामान के हवाले से आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान ने वहां पर भी मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से बात की है। वहां पर पाकिस्तानी वक्त मौजूद रहा और बैरिस्टर सैफ ने कश्मीर के मसले के हवाले से बात की। एहसानुल्लाह टवाना साहब ने बात की और इस पर भारतीय वक्त वहां पर मौजूद था। काफी आग बबूला हुआ इस कश्मीर के हवाले से। पाकिस्तान ने जब आवाज उठाई और भारत को एक्सपोज किया, यही कोशिश है पाकिस्तान की कि जो भी फोरम है उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाए और दुनिया को इस तरफ राग़िब किया जाए कि भारत के ऊपर दबाव डाला जाए कि ये भारत जो इस वक्त जुल्म और बर्बरियत की दास्तान रकम कर रहा है इसको रोका जाए और वहां पर सूरत हाल को बेहतर किया जाए। और मजीद भी हम देख रहे हैं कि जहां जहां मौका पाकिस्तान को मिल रहा है, पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से जो आवाज है वो बुलंद कर रहा है। बात करें तो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरी सूरत हाल में। हम देख रहे हैं कि ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हो, सब पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से पाकिस्तानी, कश्मीरी, दुनिया भर में इंसानी हुकूक के फॉलो करने वाले अफराद इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्विटर पर जब आप कश्मीर के हवाले से बात करेंगे, एक्सपोज करेंगे भारत को, तो आपका जो अकाउंट है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये पाकिस्तान के बहुत से ऐसे अकाउंट्स के साथ हुआ है। अब तक पीटीए का कहना है कि 333 हैंडल्स को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से बात करने पर मुअत्तल किया गया है और ये मामला अब पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है वो ट्विटर से के साथ उठाने जा रही है कि ये मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से आज़ादी इजहार है, उसका मुकम्मल तौर पर पाबंद होना होगा ट्विटर को कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि पाकिस्तान हो, कश्मीरी हो या वहां पर बसने वाले जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के कश्मीरी हैं जहां उनको मौका मिलता है सूरत हाल को अपलोड करने का, बताने का, तो ये उनका हक है। ये इंफॉर्मेशन जो है वो किसी
बैन के जुमरे में नहीं आती, किसी ऐसी चीज के जुमरे में नहीं आती कि आप ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दें। तो ये मामला जो है पाकिस्तान एक बार फिर ट्विटर के साथ उठाने जा रहा है, और बल्कि उठा दिया गया है इस मसले को कि पाकिस्तान के बहुत से अकाउंट्स को बैन किया गया, और ये किसी किस्म की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको पब्लिश नहीं किया जा सकता। ये आज़ादी इजहार का हक है हर जो भी ट्विटर को यूज करता है उसका, कि ये चीजें सामने आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ शजरकारी मुहिम के हवाले से। और पाकिस्तान में तमाम तर जो इदारे हैं और आम पाकिस्तानी हैं वो शजरकारी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। बारानी ज़रई यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में भी इस मुहिम का आगाज किया गया है। मजीद क्या तफसील है, रिपोर्ट मुलाजा करें जो तरतीब दी है राबिया खालिक, पाकिस्तान टेलीविजन की नुमाइंदा। रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनने वाली माहौलियाती तब्दीली एक बड़ा आलमी चैलेंज है। पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा पहले 10 ममालिक में होता है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का आगाज किया। इसी सिलसिले में बारानी ज़रई यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में शजरकारी मुहिम की इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कमरुज़्ज़मान ने पौधा लगाकर मुहिम का बाकायदा आगाज किया। यूनिवर्सिटी में ग्रीन ऑफिस के तहत एक नर्सरी भी कायम की गई है जिसमें मुख्तलिफ इक़साम के 20,000 पौधे तैयार किए गए हैं जो इलाके के लोगों और तलबा में मुफ्त तकसीम किए जाएंगे। बारानी ज़रई यूनिवर्सिटी रावलपिंडी की शजरकारी मुहिम के हवाले से आगाह करते हुए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कमरुज़्ज़मान का कहना था कि क्लाइमेट चेंज का जो आप सुन रहे तो ये आप उसके असरात आ रहे, तो उसके ये प्लांटेशन जो है ये उसमें बहुत ज़्यादा मदद करेगी। उसको ग्रीनरी जो है ज़्यादा, इससे हमें वो जो एनवायरनमेंट हमारी जो पोल्यूट हो रही वो क्लीन होगी, और उसमें जो है वो ये फसलों के लिए भी जो है ये बारिशें वगैरह और ये ह्यूमन के लिए भी ये ज़्यादा हमें फ़ायदा देगी। डायरेक्टर ग्रीन ऑफिस शाहिद अली खान ने यूनिवर्सिटी में कायम की जाने वाली नर्सरी के बारे में बताते हुए कहा, हमने ये पौधे अपनी ही नर्सरियों में पैदा किए हैं और बाकी के जो पौधे हैं वो भी वाइस चांसलर साहब के हुक्म से हम इसको लोगों में विसिनेट कम्युनिटी जो कि उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, एम्प्लॉइज भी हैं, इर्द गिर्द के लोग भी हैं जिनको हम ये पौधे फ्री डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। हम समझते हैं कि हम अर्बन फॉरेस्ट्री में ये कंट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं जिससे हमारे जो अर्बन जो वार्मिंग हो रही है, हमारे जो एनवायरमेंटली हम बहुत ज़्यादा पीछे जा रहे हैं, और हमारा जो इस वक्त आज न्यूज़पेपर में भी था कि जो डिफॉरेस्टेशन रेट है 0.2 से 0.5% है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हम चाह रहे हैं कि हम उसको कम करने में जितनी भी मदद कर सके वो करना है। बारानी ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर राना इकरार ने मौसमियाती तब्दीलियों के असरात के पेश नज़र शजरकारी की अहमियत के हवाले से बात की। दरख्त जो है ये एक बहुत बड़ी इकनॉमिक इंडस्ट्री है। वुड वर्क्स, एनवायरमेंट्स, उसके अलावा रेंज लैंड्स, ग्रेजिंग, लाइफ स्टॉक, वाइल्ड लाइफ, ये एक इंटीग्रेटेड ट्रीज का सिस्टम है। और ये दरख्त जो है ये ऑक्सीजन की फैक्ट्री है। उतने दरख्त लगते नहीं जितने कट जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी एफर्ट है कि ट्री प्लांटेशन को एक मूवमेंट बना के पेश किया जा रहा है। ये मूवमेंट ही बनेगी तो बात बनेगी। यहाँ के 22 करोड़ आवाम जो है वो दरख्त लगाएगा तो लगेंगे, गवर्नमेंट अकेले नहीं लगा सकेगी। शजरकारी हुकूमती एजेंडे का हिस्सा तो है ही, मगर ये हमारी इंफरादी जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा करें ताकि आने वाली नस्लों को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचा सकें। राबिया खालिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। जिसमें मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट एक्ट के हवाले से बात की गई और उन्होंने कहा कि किसी किस्म की कोई निजकारी नहीं की जा रही सरकारी अस्पतालों की, बल्कि सरकारी अस्पताल सरकारी ही रहेंगे, लेकिन उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो मामलात हैं उनको चलाने के लिए उनको मजीद बेहतर किया जाएगा और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उसको जो है वो रखा जाएगा ताकि जो तिब्बी सहूलियात हैं, सेहत की सहूलियात हैं, वो सही तरीके से आम शहरियों को मैसर हो सके। और जो एक हम देखते थे माजी में अस्पतालों की जो सूरत हाल थी उसको बेहतर करने में इस ऑर्डिनेंस से मदद मिलेगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दीगर जो सहूलियात हैं उनको एनहांस करने में मदद मिलेगी और जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर तरीके से जांचने का मौका मिलेगा और क्वालिफाइड डॉक्टर्स ही सरकारी अस्पतालों में जो है वो मौजूद रहेंगे ताकि
सही इलाज की जो सहूलत है वो मुयस्सर हो सके, और कोशिश की जाएगी कि इसके आगे जो नेक्स्ट फेज है मजीद बेहतर किया जाए इन अस्पतालों को, कि लोग प्राइवेट अस्पतालों की बजाय सरकारी अस्पतालों को प्रेफर करें और वहां पर इलाज करवाएं, और किसी किस्म की कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही। जहां तक सेहत के हवाले से बात है, एक और खबर आपसे शेयर करेंगे। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के 2 केसेस मजीद सामने आए हैं, और मुल्क भर में पोलियो केसेस की अब जो तादाद है वो 60 हो गई है। पोलियो केसेस की तादाद गुज़िश्ता साल से 5 गुना ज्यादा, और इससे पिछले साल से 7.5 गुना ज्यादा है। और हम देख रहे हैं कि एक बार फिर जो पोलियो कैंपेन है उसको बेहतर तरीके से बिल्ड करके जो है वो लॉन्च किया गया है, ताकि वो तमाम तर इलाके जहां पर पहले पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए या जहां पर पोलियो के हवाले से वैक्सीन मुयस्सर नहीं थी, वहां पर अवेलेबिलिटी के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स थे, एक्सेसिबिलिटी के कुछ प्रॉब्लम्स थे, उनको दूर किया जाए और वहां पर पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाए जाएं, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो रह जाते हैं एक्सेसिबिलिटी की वजह से या कुछ सोशल प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं उनके पेरेंट्स उनको पिला पाते जो ये पोलियो के कतरे हैं। तो अब कोशिश की जा रही है कि जो कैंपेन्स मजीद, हमने देखा कि कुछ दिन पहले भी कैंपेन जो है वो लॉन्च की गई, और अब भी दोबारा से जब नेक्स्ट टाइम लॉन्च की जाएगी तो उसको भरपूर तरीके से मॉनिटर किया जाएगा और पाक फौज की मदद भी हासिल की जाएगी कि ये जो पोलियो के केसेस हैं मजीद रिपोर्ट ना हो, और जो ऐसे इलाके खास तौर पर जो कि केसेस हैं बलूचिस्तान से रिपोर्ट हो रहे हैं, बलूचिस्तान के जिला कला अब्दुल्ला से एक केस रिपोर्ट हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा से एक केस रिपोर्ट हुआ है। तो ये वो दूर दराज के इलाके हैं जहां पर कुछ मसाइल हैं अभी भी जो ये केसेस रिपोर्ट होते हैं, ताकि पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाया जाए। और कोशिश यही है कि पाकिस्तान भरपूर तरीके से इस पर काम करे, तमाम तर इदारे इसमें काम करें, सेहत के हवाले से भी काम करें इदारे, और जो कम्युनिटीज हैं सोशल काम करने वाली या जो आम शहरी हैं वो भी कोऑपरेट करें इसमें, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाना है। ये तो कुछ बात हुई सेहत के हवाले से। कोशिश करेंगे जो MTI यानी कि मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट ऑर्डिनेंस है उस पर थोड़ी सी बात करें, क्योंकि बहुत से इन ऑर्डिनेंस और इससे जुड़े जो मामलात हैं इस पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है डॉक्टर्स की जानिब से भी और दीगर जो अमला है अस्पतालों का उनकी जानिब से भी। लेकिन हमने जो कुछ इंटरव्यूज देखे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के जो सूबाई वजीर सेहत हैं पंजाब की, उन्होंने ये वाजे किया है कि किसी किस्म की कोई निजकारी नहीं है, बल्कि ये परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए और अस्पतालों का मेयार बेहतर बनाने के लिए लाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खैरात का आलमी दिन मनाया जा रहा है, यानी चैरिटी डे है। और पाकिस्तान की जहां तक बात की जाए तो पाकिस्तान हमेशा से पाकिस्तानी जो कौम है वो खैरात देने में, चैरिटी करने में सबसे आगे रही है। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब हमारे साथ टेलीफोन पर इस वक्त मौजूद हैं, CEO हैं शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने मुझे ज्वाइन किया। पाकिस्तान की जिस तरह बात की जाए कि खैरात देने में, चैरिटी करने में सर फहरिस्त होते हैं और बहुत से इदारे पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनको जो लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, उसमें आपका इदारा शौकत खानम भी है। क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से, कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरह मजीद इस कल्चर को बढ़ाया जा सकता है खैरात के? जी मेरे ख्याल से तमाम जो मुल्क या माशरे हैं जो डेवलप्ड हैं, एडवांस्ड हैं, उनमें एक अक्सर चीज पाई जाती है, एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कह लीजिए, वो है ये कि ऐसे तमाम माशरों में जो माशरे का कमजोर तरीन और मजबूर तरीन हिस्सा है उसका ध्यान रखा जाता है। अब वेस्टर्न मुल्कों में तो सोशल नेक्स्ट जिनको बोलते हैं वो इफेक्टिव हैं, वो मौजूद हैं हेल्थ केयर के लिए, पॉवर्टी के लिए, वो आउट ऑफ जॉब हो जाता है उसके लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में सरकारी लेवल पे सोशल नेट्स कदरे कमजोर हैं। अब इस सूरत में बहुत बड़ा रोल आ जाता है नॉन गवर्नमेंट या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जो वो सर्विस प्रोवाइड करें उस शख्स को जो कमजोर है और जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकता, ताकि मुआशरा उसकी मदद कर सके। तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई अहम चीज है किसी भी इंसानी मुआशरे की, जहाँ कमजोर की मदद की जानी चाहिए। बिल्कुल सही।
بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو ادارے ہیں جو اس خیرات کو اب ایکسپٹ کرتے ہیں اور پھر لوگوں تک پہنچاتے ہیں, یہ جو شفافیت ہے یہ کتنی ضروری ہے بلڈ کرنا؟ جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ اسی وقت ٹرسٹ ہوتا ہے لوگوں کو جب ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی جو رقم ہے وہ حقدار تک جاری ہے, مستحق تک جاری ہے. تو یہ کتنا ضروری ہے اداروں کے لیے اس شفافیت کو برقرار رکھنا؟ بے انتہا ضروری ہے جی. جو پیسے دینے والا ہے وہ دو چیزیں دیکھتا ہے, اگر اس کو بہت آسان طریقے سے دیکھا جائے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک کہ جو وہ ادارہ کہہ رہا ہے کرنے کو, جو کلیم کر رہا ہے وہ کر بھی رہا ہے کہ نہیں. بالکل ٹھیک. تو آپ ٹیکنیکل لینگویج میں پروگرام ڈیلیوری بولتے ہیں. ٹھیک. اور دوسرا وہ کیا یہ کرتے وقت جو اس کو پیسہ دیا جا رہا ہے اس کا دھیان رکھ رہا ہے, اس کی اسٹوورڈشپ رکھ رہا ہے, کیا اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر رہا ہے. اب یہ دکھانے کے لیے ایک شفافیت, ایک ٹرانسپیرنسی چاہیے. یقین کیجیے یہ دو چیزیں اگر ہوں, یعنی پروگرام ڈیلیور ہو رہا ہو, یعنی جو آپ نے وعدہ کیا وہ کر رہے ہیں, اور کیا آپ اس کو مانیٹریلی مالی اعتبار سے شفاف طریقے سے کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, شوکت خانم کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. جب شوکت خانم بل کیا گیا تو ایک اسپتال تھا لاہور میں, پھر اس کے بعد پشاور, اب کراچی کی بات ہو رہی ہے. تو ان کے جو اخراجات ہیں جو ہر سالانہ طور پر ہم دیکھتے ہیں, کیا رسپانس آتا ہے؟ کیا ہر سال بہتر رسپانس آتا ہے؟ جی بالکل, ہر سال شکر ہے اللہ تعالیٰ کا, اور ہمارے لوگوں کی فراخ دلی کی کا مظاہر ہے یہ کہ کا مظاہرہ یہ کہ ہر سال جو پیسے دینے والے ہیں ان کی تعداد یا ان کی رقم جو دیتے ہیں وہ بڑھ جاتی ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ اس میں جو اضافہ ہے وہ تو آ رہا ہے, لیکن لگاتار جو ریکوائرمنٹ ہے, جو نیڈ ہے, وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو یہ ایک ایور انکریزنگ یا ایور پریزنٹ چیلنج ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سی ای او شوکت خانم کینسر اسپتال اور ریسرچ سینٹر بات کر رہے تھے آج کے دن کے حوالے سے. آج انٹرنیشنل چیریٹی ڈے ہے اور ہمارا مذہب بھی ہمیں اس طرف راغب کرتا ہے, زکوٰۃ کی بات کرتا ہے, خیرات کی بات کرتا ہے, صدقے کی بات کرتا ہے, یعنی کہ شیئر کرنے کی بات کرتا ہے کہ جو آپ کے پاس ہے ان لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے جو مستحق ہیں, حقدار ہیں. یہاں لیں گے ایک بریک سے واپس آئیں گے تو اسپورٹس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. بات کریں گے کرکٹ کی اور آپ کو بتائیں گے کہ انڈر 19 ایشیا کپ کولمبو میں جاری. پاکستان بمقابلہ افغانستان. پاکستانی ٹیم کو 85 رن سے شکست ہوئی ہے افغانستان کے ہاتھوں. محض 78 رنز پر پاکستانی ٹیم ڈھیر ہوئی. ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا. 162 رنز بنائے افغانستان نے اور پاکستانی ٹیم 100 رنز بھی نہیں بنا پائی ہے. اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد عمران, سینئر اسپورٹ جرنلسٹ ہیں. بہت شکریہ حافظ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ کیا ہوا پہلے ہی میچ میں افغانستان کے ہاتھوں بدترین شکست؟ دیکھیے جونیئر لیول پر پاکستان کو خاصے مسائل کا سامنا ہے, بالخصوص جب پاکستان کی ٹیم افغانستان کے خلاف میدان میں اترتی ہے. آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی کچھ عرصہ قبل ہی پاکستان کی ٹیم افغانستان سے اوپر تلے ہاری تھی, اور اسی طرح سے جس طرح اس میچ میں پاکستان کی بیٹنگ پرفارمنسز رہی ہیں 100 رن سے کم رنز پر پاکستان کی ٹیم آؤٹ ہوتی رہی ہے. تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستان کے جونیئر لیول پر بیٹنگ ٹیلنٹ کے حوالے سے, اور یہ بڑا افسوسناک ہے کہ وہی غلطیاں دہرائی گئی ہیں جو اس سے پہلے جب پاکستان افغانستان کے خلاف کھیلا, اسے کچھ سال 1.5 سال پہلے. اس وقت بھی پاکستان کی بیٹنگ لائن کو انڈر 19 کی ایسی ہی صورتحال کا سامنا تھا, اور آج بھی جب آپ دیکھتے ہیں تو کیا وجہ فوکس زیادہ نیشنل ٹیم کی طرف ہے, سینئر ٹیم کی طرف ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سارے کوچز پر کوچز کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ سینئر ٹیم کے ساتھ جائیں, سلیکشن کمیٹی کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ سینئر ٹیم کے ساتھ اٹیچ رہیں. جونیئر کو یعنی انڈر 19 کو یا باقی ٹیمز کو جو نچلے لیول پر کھیلتی ہیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے.
लेकिन खान साहब हम ये चाहते हैं, बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान क्रिकेट की, हम ये चाहते हैं कि हमारे बैट्समैन मोहम्मद यूसुफ की तरह, इंजमाम की तरह, जावेद मियांदाद की तरह परफॉर्म करें जी। हम चाहते ये हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बैट्समैन सचिन तेंदुलकर की तरह, राहुल द्रविड़ की तरह, रिकी पॉन्टिंग की तरह खेलें, ठीक है। लेकिन जो हम उसके बरक्स काम क्या करते हैं, हम प्रमोट करते हैं शाहिद आफरीदी बैटिंग स्टाइल को, हम प्रमोट करते हैं रिकार्डो पॉल बैटिंग स्टाइल को। तो फिर ये दो इंतहाएं हैं, एक तरफ आप ये समझ रहे हैं कि आपको टेक्निकली साउंड बैट्समैन चाहिए जो इनिंग्स बिल्ड करते हैं, जो लंबा खेलते हैं, जो क्रीज ऑक्यूपाई करते हैं, जो टेक्निकली स्ट्रांग है, जो बड़े शॉट्स की तरफ के लिए इस तरह नहीं जाते जिस तरह आपको हर बॉल को उठाकर ग्राउंड से बाहर फेंकना है। तो जब आप इस किस्म की हिकमत अमली के साथ ऐसे बैटिंग टैलेंट को प्रमोट करते हैं तो फिर आपको ये चीजें निचली सतह तक जब रिफ्लेक्ट करती हैं तो फिर आपको इसी किस्म के नताइज का सामना करना पड़ता है। मैं ये पूछना आपसे चाह रहा हूं कि हम अगर बात करते हैं अच्छे बैटिंग स्टाइल की, एक ऐसा बैट्समैन जो इनिंग्स को बिल्ड करता है, तो वो बिल्कुल अर्ली लेवल पर होता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अंडर 19 लेवल पर आप उसको सिखा पाएंगे अगर आपने उसके साथ काम करना है। अगर मिसबाउल हक की जो बात करें हम, वो सीनियर टीम के साथ है, उस वक्त तक तो सब चीजें कंफर्म हो जाती है। आपने बिल्कुल दुरुस्त इशारा किया है। आपने 2-2.5 लाख रुपए के आपका मसला आया, डेडलॉक आया यूनुस खान के साथ, आपने उनको पाकिस्तान अंडर-19 टीम की कोचिंग नहीं दी। वो अलग बात है जी, उनके कुछ मसाइल हैं, ये है वो है, ठीक है, छोड़ दिया जाए। लेकिन सबसे अहम चीज जिस तरफ आपने इशारा किया है खान साहब, ये जो तबाही हुई है, एक हमने गलत लोगों को मतलब शाहिद आफरीदी पाकिस्तान के बड़े क्रिकेटर हैं, बहुत बड़े एंटरटेनर हैं, मैं उनको ये नहीं कहता, लेकिन जिस तरह से आपने प्रमोट किया, जिस तरह से आपने उनकी गलतियों को माफ करते रहे, तो फिर वो नीचे आई हैं चीजें। जिस तरह से उनको नेम फेम वेल्थ बहुत शॉर्ट पीरियड में मिल गया और फिर लोगों ने उसको कॉपी करना शुरू किया। असल मसला ये है कि आप फवाद आलम को पसंद नहीं करते कि रन रेट कम है, आप उस्मान सलाउद्दीन को पसंद नहीं करते कि रन रेट कम है। तो जब रन रेट कम आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना सर, तो फिर आपको ये नतीजे भुगतना पड़ते हैं। दूसरी बात ये है जो आपने इशारा किया है, सबसे अहम बात यह है जिस पर आप इशारा कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं कि स्कूल क्रिकेट, क्लब क्रिकेट, यूनिवर्सिटी क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट। सर, जब तक आप यहाँ पर क्रिकेट को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, मुनज़्ज़म नहीं करेंगे, अच्छा कोचिंग सिस्टम नहीं लाएंगे, अच्छा सिलेक्शन सिस्टम नहीं लाएंगे और खिलाड़ियों को रेक्टिफाई नहीं होंगी गलतियां और वही आगे जाएंगी। और बाकी आप मिसबा को लगा दें, जिस मिसबा को लगा दें, यूनुस को लगा दें, आप इमरान खान साहब को लगा दें, जब वो सिलेक्शन करने के लिए आएंगे ये सारे लड़के वो बाहर निकाल देंगे, लेकिन ठीक नहीं होंगे। ये बात अपनी जगह पर सही। बहुत शुक्रिया हाफिज मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। बेसिक जो पॉइंट है वो यही है कि अर्ली लेवल पर ही वो लड़कों को सिखाना होगा ताकि वो अपनी जो गलतियां हैं उनको रेक्टिफाई करें और एक अच्छे बल्लेबाज और एक अच्छे बॉलर और एक अच्छे फील्डर बनकर नेशनल टीम में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।